आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बक्सर का युद्ध, इस पर मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और प्लासी का युद्ध जितना घातक सिद्ध नहीं हुआ उतना घातक सिद्ध हुआ ये बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध दो पक्षों में लड़ा गया था। एक तरफ थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम, इन तीनों का गुट एक तरफ, और दूसरी तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। और ये घटना हुई 17 अक्टूबर 1764 ईस्वी की। स्थान था वह बक्सर, और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत हासिल करती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यह किन परिस्थितियों में लड़ा गया युद्ध और इसके परिणाम क्या हुए। तो आते हम लोग चर्चा करते हैं क्या कि जो बंगाल था, जो प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में, और सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया गया था। ठीक है, तो 1757 ईस्वी में मीर जाफर नवाब बन जाता है। 3 साल तक अंग्रेज अधिकारी थे, वो दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, मीर जाफर से वसूली करते हैं। और जब अब धन देने में असमर्थ हो जाता है मीर जाफर, तो उसको हटाने की बात सोची जाने लगती है। और वह समय भी आता है 1760 ईस्वी को। जिस प्रकार से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा दिया, वैसे ही मीर जाफर के अधिकारियों ने भी मीर जाफर के साथ धोखा दिया। और 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटा करके अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। कहाँ का? बंगाल का। और उसमें बंगाल के अधीन बिहार और उड़ीसा यह भी शामिल हुआ करता था। अच्छा, अब देखिए कि मीर कासिम जब नवाब बन जाता है तो फिर क्या दिक्कत थी, क्यों बक्सर का युद्ध हुआ। तो यही से शुरू होता है समस्या। जब मीर कासिम नवाब बनता है तो फिर क्या करता है वो, तो मीर कासिम जब नवाब बनता है तो उसने देखा था कि मीर जाफर को किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने उसकी गद्दी से हटा दिया था। इसलिए वो अपने आप को संगठित करने का प्रयास करता है, शक्तिवान बनाने का प्रयास करता है, और इसके लिए 2 कदम उठाता है। एक नंबर प्रशासनिक सुधार, जिसमें भू राजस्व की सुधार पर हम बात कर लेते हैं। तो उसने क्या किया कि जो भू राजस्व की दर थी उसको बढ़ा देता है। ठीक है, भू राजस्व की दर को बढ़ा देता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि कुछ नए कर लागू करता है, नए टैक्स लागू करता है। और तीसरी बात क्या थी कि वह एक कर था जिसका नाम था खिराज, जो अब तक नवाब के अधिकारियों द्वारा छुपाया जाता था। उसे अधिकारी ही लेकर के रख लेते थे अपने पास। अब नवाब को यह खिराज पहुंचने लगा, मतलब खिराज की वसूली में भी उसने कड़ाई बढ़ती और खिराज नवाब के पास जाने लगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वह क्या करता है, इसके बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत केवल इतना ही कदम नहीं उठाया, बल्कि अब उसने अपनी राजधानी को मुंगेर ले गया। वो जो इसकी राजधानी पहले कहाँ थी, तो मुर्शिदाबाद। कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। तो वो उसने देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेज बार बार राजधानी में या प्रशासन के मामले में हस्तक्षेप करते थे। तो हस्तक्षेप से बचने के लिए वह दूर ले गया, राजधानी को कहाँ ले गया? मुंगेर। और वहाँ ले जाने के बाद क्या करता है कि अपने एक बंदूक फैक्ट्री स्थापित करवाई उसने, जिससे कि बंदूक की कमी को पूरा किया जा सके। और इतना ही नहीं, जो मतलब प्रशासन को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक तो आपके पास पैसा होना चाहिए, प्रशासनिक तंत्र अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात सेना अच्छी होनी चाहिए। तो इसका भी सुधार किया, सैनिक सुधार। सैनिक सुधार के अंतर्गत मीर कासिम क्या करता है, सैनिक सुधार के अंतर्गत एक आर्मीनियाई था जिसका नाम था गुरगीन खां। ध्यान रखना है इसको, गुरगीन खां। तो गुरगीन खां के अधीन अपने सेना को दे देता है कि भाई तुम इसको यूरोपीय पद्धति पे संगठित करो, जिससे आने वाले समय में अगर यूरोपियों से हमारी लड़ाई होती है तो हम जीत सकें। और मतलब क्या, प्रशासनिक सुधार कर दिया, सैनिक सुधार के लिए कदम उठाया, बंदूक फैक्ट्री स्थापित की। और फिर तो क्या दिक्कत था, तो अच्छी बात थी, इसमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। समस्या आई दस्तक के प्रयोग से। वास्तव में ये दस्तक क्या था, तो दस्तक एक प्रकार का अनुमोदन पत्र था, व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली हुई थी कि भाई आप लोग इस दस्तक, एक मतलब एक राशि के बदले में आपको दस्तक दी जाती है और आप खुला व्यापार कर सकते हैं, आपको टैक्स अलग से नहीं देना पड़ेगा। और इसमें होता क्या था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो इस दस्तक के बदले व्यापार तो करते ही थे, और साथ साथ अब इस दस्तक को भारतीयों को भी बेचने लगे, मतलब भारतीय व्यापारियों को भी बेचने लगे। और हुआ ये कि जो भारतीय व्यापारी जो चुंगी या टैक्स देते थे बंगाल के नवाब को, अब वह भी बचने लगा। कैसे? तो दस्तक का प्रयोग जहाँ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को करनी थी, वहीं अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी लोग इसको बेचने लगे। और बेचने का परिणाम यह हुआ कि भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी नहीं देना पड़ता था इस दस्तक को खरीद लेने से। तो दोहरा घाटा होता है किसको? नवाब को। एक तरफ अंग्रेज का टैक्स नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ भारतीय व्यापारियों का भी टैक्स नहीं मिल रहा है। और संघर्ष यहीं से, मतलब वैचारिक संघर्ष यहीं से शुरू हुआ।
मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को समझाया कि भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये दस्तक का प्रयोग तो तुमको करना है, कंपनी को करनी है, निजी तौर पर क्यों हो रहा है। परंतु वो माने नहीं। तो मीर कासिम ने एक बड़ा कदम उठाया। मीर कासिम ने क्या किया कि ये जो दस्तक के बदले में जो चुंगी ली जाती थी भारतीय व्यापारियों से, उसने चुंगी को उठा लिया। चुंगी क्या, एक ट्रेड टैक्स था, व्यापार कर, उसने उठा लिया कि भाई अंग्रेज़ लोग जब टैक्स नहीं देते हैं तो भारतीय व्यापारी भी टैक्स नहीं देंगे। और इसका बहुत घातक परिणाम हुआ। किसके लिए? मीर कासिम के लिए। कदम तो उसका बहुत अच्छा था लेकिन शक्तिशाली नहीं था वो। अब अंग्रेज़ों ने विरोध करना शुरू किया कि नहीं, ये तो अंग्रेज भारतीय भी हमारे समकक्ष हो गए, बराबरी पर आ गए। इसके लिए उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया और यहीं से संघर्ष की कहानी शुरू होती है। अब हुआ कलांत, अब तो संघर्ष अनिवार्य हो गया था। अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सत्ता अपनी शक्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए मीर कासिम को हटाना था बंगाल के नवाबी से। तो उन्होंने क्या किया, अब षड्यंत्र करने लगे वो लोग भी। और वह टाइम आया आपको 1764 में, जब पटना का एक अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था एलिस। एलिस ने पटना पे अधिकार करने की कोशिश की और जैसे ही ये अधिकार करने की कोशिश करता है, मीर कासिम चला जाता है, पलायन कर जाता है अवध की तरफ और अवध में जाकर के सुजाउद्दौला से मिलता है। वहीं मुग़ल शासक शाह आलम भी आ जाता है और इन तीनों में समझौता होती है और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी जाती है। और वह समय भी आता है 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी, जब बक्सर के मैदान में, ये बक्सर का जगह कौन सा था, बक्सर, इस बक्सर के मैदान में ये तीनों दल की सेना और प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आमने सामने होती है। एक तरफ ये जो नवाबों की जो सेना थी और शाह आलम, ये बहुत बड़ी सेना थी, परंतु ये भारतीय पारंपरिक सेना थी। और जो हेक्टर मुनरो जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहा था, वह बिल्कुल आधुनिक तरीके से सुसज्जित, मतलब उनके पास अत्याधुनिक हथियार, तोप, सब कुछ थे, घुड़सवार भी अच्छे थे। तो आमने सामने हुई और इस युद्ध में यह असली लड़ाई था। प्लासी का युद्ध जहाँ केवल षड्यंत्रों का परिणाम था, परंतु यह असली लड़ाई थी भारतीयों के बीच में और हेक्टर मुनरो या ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और आखिर में होता ये है कि मात्र 3 दिन का रसद बचता है किसके पास, हेक्टर मुनरो के पास। और हेक्टर मुनरो ने बड़ा कलेजा दिखाया था उस टाइम में। उसने बोला अपने सैनिकों को कि हम मर मिटेंगे लेकिन भागेंगे नहीं, या तो हम मरेंगे या फिर जीतेंगे, मात्र 2 ही विकल्प सबके सामने छोड़ा, या तो हमें इस बक्सर के ज़मीन भूमि पर मर जाना है या फिर जीत हासिल करनी है। और यह लड़ाई चली, लड़ाई भयंकर हुई और उस लड़ाई में हेक्टर मुनरो का जो नेतृत्व था, उसके चलते इन लोगों ने जीत हासिल की और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। जिसका परिणाम क्या हुआ कि अब जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, इसके साथ इलाहाबाद की संधि की गई। इलाहाबाद की संधि, और ये इलाहाबाद की संधि 1765, ध्यान रखना है, 1765 ईस्वी में। और इसके तहत वो क्या किया गया, तो अब इलाहाबाद के जो नवाब थे, इनसे 50 लाख रुपया हर्जाना लिया गया। साथ में कड़ा और इलाहाबाद भी ले लिया गया। अच्छा, उसके बाद एक और संधि किया जाता है, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शाह आलम के साथ। मतलब एक संधि शाह आलम के साथ की गई। और इस संधि में क्या किया गया, तो इस संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ध्यान रखना है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी जो है वह प्रदान कर दी जाती है। किसको, अंग्रेज़ों को। दीवानी का मतलब क्या, कि भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, सारा आर्थिक शक्ति जो है वह अंग्रेज़ों को प्रदान कर दी जाती है। बदले में शाह आलम को इलाहाबाद और कड़ा 2 ज़िले प्रदान किए जाते हैं। इतना ही नहीं, शाह आलम को, मतलब मुग़ल शासक जो था, उसको निजामत को चलाने के लिए, प्रशासनिक तंत्र को चलाने के लिए 53 लाख रुपए मिलते हैं। मतलब 53 लाख रुपया दिया जाता है और प्लस व्यक्तिगत खर्च चलाने के लिए उसको 26 लाख रुपए दी जाती है। और इस प्रकार से इस युद्ध का परिणाम बहुत ही घातक हुआ। और जो असली सत्ता थी, जो पहले
बंगाल के नवाब और शासक या शुजाउद्दौला इन सब के पास थी, वो चली जाती है ब्रिटिश के पास, ब्रिटेन के पास। और इसीलिए इसी इलाहाबाद की संधि के बाद और नवाब ये बंगाल शाह आलम के साथ जो समझौता किया जाता है, जो संधि किया जाता है, उसके बाद असली शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाती है और यहीं से एक नींव पड़ता है, ज़बरदस्त नींव, और जिसके सहारे अंग्रेज कालांतर में आगे आने वाले 200-250 सालों तक शासन करते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें, जिससे कि आपका समर्थन मुझे मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।